नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले, ये मेरी गारंटी है। और ये न्यूज का फैमिली शो है, क्योंकि न्यूज उस अंदाज में है, उस तरीके से बताई जाती है कि बड़ों को तो समझ में आए, बच्चों को भी समझ में आए और उनके काम की भी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज होगा उत्तर प्रदेश की सियासत का चैप्टर और इसमें हम बात करेंगे कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप कहेंगे सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं आजमगढ़ से लड़ेंगे, आप कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे। अरे इसीलिए तो यह पाठशाला अलग है। आपको बताएंगे कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्टार में शर्तें लागू, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अखिलेश की सीट का मिस्ट्री चैप्टर खुलेगा तो उसमें क्या क्या निकल कर आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताएंगी कि हम कह रहे हैं क्यों कि अखिलेश नहीं लड़ेंगे। अखिलेश के वो 5 शब्द जो सबने मिस कर दिए, अगर वो लोगों ने सुने होते। पॉलिटिक्स में बारीक से बारीक बात देखनी और समझनी पड़ती है। आप 5-5 शब्द मिस कर देंगे तो कैसे पकड़ेंगे कि अखिलेश कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। तो इस बात को समझिए। इसके बाद यूपी में फ्री बिजली के चुनावी वादे का टेस्ट होगा, वो चैप्टर लेकर आऊंगा। सब कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे जैसे दिल्ली में मिल रही है। यूपी में यह संभव है क्या नहीं, आज उसका चैप्टर भी खोलकर आपको बताऊंगा। चुनावी समोसे और चाय का रेट कार्ड भी आज आपको बताएंगे। चुनावी समोसा और चाय कहां से आ गई है इस बार इलेक्शन में, कितने का समोसा कितने की चाय, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें आपको बताऊंगा। और आखिर में अमेरिका के 5G से हवाई जहाज क्यों डर रहे हैं। यहां हम 5G का वेट कर रहे हैं, 5G आए, धन 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 काम होना शुरू हो इंटरनेट पर। वहां अमेरिका में 5G से जहाज डरे हुए अमेरिका में हवाई जहाज, ये भी आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्विज। पाठशाला में 2 दिन पहले हमने अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस का टेस्ट किया था, आपको याद होगा, और जिसका रिजल्ट यह था कि अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में नहीं, कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस मीटर उनका नीचे दिख रहा है। अखिलेश यादव का वो कंफ्यूजन अब भी दूर नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे से चर्चा यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, स्टार शर्तें लागू, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो आजमगढ़ को छोड़कर और कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, समझाऊं। उससे पहले यह बात समझ लीजिए कि अखिलेश यादव पर इस वक्त बहुत प्रेशर बन गया है, और वो प्रेशर इस बात का है अखिलेश यादव पर कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने का फैसला करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी से अखिलेश यादव से बार बार यह सवाल होता है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां हैं भाई, आप भी लड़िए, आप तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, तो जो हारने वाला है वो चुनाव लड़ने को तैयार, जीतने वाला गायब। अगर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव तो कौन सी सीट से लड़ेंगे। आज जब उनसे आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सबसे पहले उसको सुनिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अगर आपने अखिलेश यादव की बात ध्यान से सुनी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ध्यान से सुनी, तो उन्होंने कहा, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो शब्द क्या था। अखिलेश यादव ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द था जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो था अगर। उन्होंने कहा मैं आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ूंगा। तो पहला शब्द तो अगर मगर का आ गया कि आप समझिए कि अगर चुनाव लड़े तब वो आजमगढ़ के लोगों से पूछकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो लोगों से पूछ के लड़ूंगा। अरे भाई, आप पार्टी के सर्वा हैं अखिलेश यादव जी, चुनाव लड़ने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत क्या है। अब अगर आजमगढ़ के सांसद होने का वो हवाला दे रहे हैं कि भाई मैं सांसद हूं इसलिए पब्लिक से पूछूंगा, तो इतिहास क्या कहता है। जब 2012 के
चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी तो उस वक्त वो कन्नौज से लोकसभा सांसद थे, अखिलेश यादव, 2012 में। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कन्नौज सीट छोड़ दी थी। वो विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कन्नौज की जनता से पूछ कर बताऊंगा कि मैं ये सीट छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, किसी और को सीएम बना दूं क्या। ये सब नहीं हुआ। उन्होंने 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद सीएम बनने के लिए कन्नौज की सीट खाली कर दी। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं मैं पब्लिक से पूछूंगा, अगर चुनाव लड़ूंगा तो। फिर वही मामला अटक जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल अखिलेश यादव का कम दिखने लगता है। अखिलेश यादव ने कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बार अखिलेश यादव दबाव में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो भी वो आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके इन शब्दों को सुनिए। 5 शब्द हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनिए इनको। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। तो अखिलेश यादव के जो वो 5 शब्द जो लोगों ने मिस कर दिए और इसलिए कहने लगे आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, चुनाव पहले होना चाहिए और योगी जी से पहले चुनाव लड़ूंगा। योगी जी से पहले चुनाव लड़ने का मतलब क्या हुआ, इसे आपको गोरखपुर और आजमगढ़ की चुनावी डेट से समझना पड़ेगा। अब इसको समझिए, गोरखपुर से कौन लड़ रहा है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है। योगी यहां पर चुनावी मैदान में है। गोरखपुर में जो वोटिंग होनी है वो 3 मार्च को होनी है। 3 मार्च को वोटिंग है वहां पर गोरखपुर के अंदर। अब ये 3 मार्च जो है वो यूपी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये बैठता है 6ठा राउंड। 6ठे राउंड में वोटिंग होनी है गोरखपुर के अंदर। और जिस आजमगढ़ का जिक्र किया जा रहा है कि यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, उस आजमगढ़ में किस दिन वोटिंग होनी है। आजमगढ़ में वोटिंग होनी है 7 मार्च को, यानी 7वां राउंड है। अब मुझे आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो मैं योगी जी से पहले लड़ूंगा, तो योगी जी जब 3 मार्च को लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इससे पहले लड़ूंगा। इससे पहले लड़ूंगा तो 6ठे राउंड में लड़ूंगा, के पहले लड़ूंगा, यानी पहले से 5वें राउंड में। और 5वें राउंड में लड़ूंगा तो 7वां राउंड वैसे ही जो है वो कैंसिल हो गया, यानी आजमगढ़ बाहर निकल जाता है, आजमगढ़ कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि अखिलेश यादव के 5 शब्द बता रहे हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ने के मूड में नहीं है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर 6ठे राउंड से पहले के चरणों की बात करें तो अखिलेश के चुनाव लड़ने की संभावनाएं फिर कहां से बनती हैं, मैं आपको बताता हूं। अखिलेश अगर लड़ने गए कि भाई मुझे लड़ना ही है, ये मन बना लिया, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि लड़ना है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि अखिलेश यादव जो है तीसरे चरण में लड़ेंगे। तीसरे चरण में लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, ऐसा लिखना चाहिए। पता नहीं मूड बदल जाए, बन जाए, कुछ अभी भरोसा नहीं है। तीसरे चरण में लड़ सकते हैं। और यहां पर वोटिंग कब है, 20 फरवरी को। अब आप कहिए कि 20 फरवरी और तीसरे चरण का इलाका क्यों, तीसरे चरण की बात क्यों कर रहा हूं, इतना मैं कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा हूं। यह पूरा इलाका जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है, यह पूरा इलाका जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसे तीसरे चरण में जहां वोटिंग होनी है वो यादव बेल्ट है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर जो है एमवाई में से यादव, इसका गढ़ माना जाता है। अब ये इलाके कौन कौन से हैं यादव बेल्ट के जो तीसरे चरण में पड़ेंगे, दोनों को मिला दीजिए। एक हो गया मैनपुरी, ये पड़ रहा है। दूसरा पड़ रहा है इटावा, ये तीसरे चरण में आता है, ये भी यादव बेल्ट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तीसरा है कन्नौज, यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, ये भी गढ़ है उनका। फिरोजाबाद, ये भी एक सीट है जो तीसरे चरण में चुनाव में होगी, तो यहां से भी लड़ सकते हैं। और एटा जिला भी पड़ता है। तो ये जो पूरा बेल्ट है यादव बेल्ट, ये पड़ता है तीसरे चरण में। इसलिए हम कह रहे हैं कि संभव है कि अगर उनका मन बना लड़ने का तो आजमगढ़ नहीं तो फिर वो तीसरे चरण में इन जगहों से लड़ सकते हैं। अब जब इन जिलों की बात कर रहा हूं तो इन जिलों के बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैनपुरी को समझिए।
मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, इसलिए एक ऑप्शन मैनपुरी हो सकता है। अब इटावा दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इटावा में ही मुलायम सिंह के परिवार का सैफई गांव है। इटावा में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास है, 1 समाजवादी पार्टी के पास है। इटावा की 3 सीटों में इटावा सदर, भरथना और जसवंत नगर हैं। जसवंत नगर सीट से अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव विधायक है। जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव 6 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए यह सीट इनको सूट कर सकती है। इसके बाद बारी आती है कन्नौज की। यहां भी तीसरे राउंड में 20 फरवरी को वोटिंग है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी दोनों यहां से सांसद रह चुके हैं। कन्नौज में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास, 1 समाजवादी पार्टी के पास। कन्नौज की 3 सीटों में तिरवा, छिबरा मऊ ये बीजेपी के पास है, और कन्नौज सदर की जो सीट है वो 2002 से समाजवादी पार्टी के पास है। तो ये एक और सेफ सीट है कि भैया यहां तो 2002 से नहीं आ रहे, अभी क्या हारेंगे। अब फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से मुलायम सिंह विधायक रह चुके हैं। फिरोजाबाद से अखिलेश यादव भी 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बाद में अखिलेश ने इस्तीफा दिया था, डिंपल को चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन डिंपल यहां से उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई थी। फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं। 2017 में 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक लौती सीट समाजवादी पार्टी ने सिरसागंज से जीती थी, लेकिन वहां के विधायक हरिओम यादव कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह के समधी लगते हैं। अब एटा की बात करते हैं। एटा को अखिलेश के चाचा शिवपाल का गढ़ माना जाता है। 2017 के चुनाव में मनमुटाव में समाजवादी पार्टी यहां की 4 सीटें हार गई। इस बार अखिलेश ने चाचा शिवपाल से गठबंधन किया है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है चाचा के गढ़ से लड़ लें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो लड़ने का मन बनाए तो अपने गढ़ से मनाएं, गढ़ से लड़ें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा ना। कॉन्फिडेंस होता है तो फिर लगता है कहीं से भी लड़ लेंगे, लेकिन चूंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इधर से दिल से नहीं आ रहा है कि मैं लड़ूंगा, आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा अगर चुनाव लड़ा तो अगर वाला मामला ना सब अगर मगर कर दे रहा है। अच्छा, योगी की जो गोरखपुर सीट है, आप देखिए ये कॉन्फिडेंस मीटर जो है वो क्या कहता है। योगी जब लड़ने के लिए उतरे कि भाई मैं तो लड़ूंगा, जिसको जो सोचना है सोचे, मैं कॉन्फिडेंट हूं, उन्होंने कहा मैं गोरखपुर से लड़ूंगा। और गोरखपुर से लड़ेंगे इसकी घोषणा कब हुई? 15 जनवरी को यह कंफर्म हो गया कि योगी लड़ेंगे। यह 15 जनवरी को तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे गोरखपुर से। अब दूसरी बारी है अखिलेश यादव की, जो ये तो दावा करते हैं कि उनके पास पूरा जन समर्थन है। कहां से लड़ेंगे? क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं पता। अब तक कंफर्म नहीं है कि किस दिन पता चलेगा कि कब लड़ेंगे। तो ये जितने क्वेश्चन मार्क हैं जो यहां बोर्ड पर दिख रहे हैं, उतने ही क्वेश्चन मार्क वोटर के दिमाग में बनते जा रहे हैं। कह तो रहे हैं अखिलेश भैया जीत रहे हैं, तो देरी किस बात की है भाई? ये कहां है सीट, कहां है ऐलान? ये वोटर के दिमाग में ऐसे घन 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 घूम रहा है क्वेश्चन मार्क। अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो कॉन्फिडेंस कब आएगा कि इस क्वेश्चन मार्क को ऐसे, जैसे मैं यहां से दबाता हूं ना तो डिलीट हो जाता है, तो डिलीट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में, चुनावी रणनीति में दबाव बनाकर अखिलेश यादव को फंसा दिया है। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से लड़ने की बात पहली ही लिस्ट में कंफर्म कर दी, जबकि गोरखपुर में 6ठे राउंड में वोटिंग होनी है। इससे बीजेपी ने यूपी में कॉन्फिडेंट होने का मैसेज दे दिया। अब अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं लड़ना है नहीं लड़ना है। वो गुलाब का पत्ता फेंक रहे हैं, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। अब जब तक गुलाब का पत्ता फेंकेंगे और निर्णय लेंगे, पता चला कमल खिल गया। तो चुनाव में बचना पड़ेगा। आजमगढ़ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सीधा मैसेज क्या जाएगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश में नेताओं के मन में तो ठीक है, वोटर के मन में नहीं होना चाहिए। जिस पार जाना है चले जाइए। अब पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की दूसरी क्लास का दूसरा चैप्टर। अब यूपी चुनाव में वोटर किसको करंट देगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जिसको करंट देगा नहीं देगा ये तय करते वक्त
जब खाने पे चर्चा करेगा रात में शाम में बैठ के न्यूज की पाठशाला देखते हुए, तो पाठशाला देखने के लिए भी और क्या खा रहे हैं ये देखने के लिए भी घर में बिजली चाहिए। आज यूपी में फ्री बिजली के वादे का चैप्टर खोल रहा हूं। वैसे तो फ्री में कुछ भी नहीं होता बॉस, ये मान के चलिए, लेकिन राजनीतिक दल वोटों के लिए फ्री वाले चुनावी वादों में सबसे आगे रहते हैं। फ्री 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 ऐसे कान में गूंजता रहता है, फ्री फ्री फ्री। ऐसा ही एक वादा यूपी की जनता से भी किया गया है। आज यूपी में फ्री बिजली के चुनावी वादे का हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने फ्री बिजली की स्कीम भी शुरू कर दी। फॉर्म भरवाने और नाम रजिस्टर करवाने शुरू हो गए। भले कैंडिडेट के नाम ना आ रहे हों, लेकिन ये वाला नाम भर रहे हैं कि किसको किसको फ्री बिजली मिलनी है। यूपी में कौन सी पार्टी बिजली पर क्या क्या वादे कर रही है वो आपको बताता हूं। जैसे समाजवादी पार्टी है, वो घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है। बीजेपी भी बिजली पर कह रही है, वो कह रही है कि चुनाव से पहले योगी सरकार ने बिजली की दरों को ही आधा कर दिया, अब क्या फ्री चाहिए, आधा ही कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी ये कह रही है। 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का वादा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कह रही है कि 400 यूनिट मुफ्त बिजली दे देंगे, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा है। मतलब वोटर का बस चले तो वो ये कहे, एक काम करो तुम लोग सब मिल के बना लो और मुझे 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो। सब मिला के अपना अपना दे दो, तुम 400 तुम 300, तुम भी सरकार चलाओ हम भी एसी चलाएं। क्या रुया अलग बात है। फ्री बिजली के वादे पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले वो एक बार सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही तय किया कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, लोगों को जोड़ने का काम चलेगा, वो घबरा गए। उन्होंने बताइए बिजली का बिल आधा करने का फैसला लिया कि नहीं लिया। तो ये बताया भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल आपने जनता से डबल बिल क्यों लिया, महंगा बिल क्यों लिया। क्या जनता को वो पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि आधा बिल हो जाएगा, तो क्या 4.5 साल लिए गए पैसे को वापस करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजी सरकार में, वो 4.5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए। तो अखिलेश यादव बिजली बिल की बातें कर रहे हैं। अब बतौर वोटर, बतौर जनता, नेताओं के इन वादों को थोड़ी देर के लिए यहां से दिमाग से निकालकर साइड और फिर फैक्ट को दिमाग में डालना चाहिए। और वो फैक्ट क्या कहता है। यूपी में शहरी इलाके में बिजली का रेट देखिए। यूपी में जो बिजली का रेट है वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये संभव भी है कि नहीं है। तो जरा इसको देखिए, 0 से लेकर 150 यूनिट अगर आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 5.5 रुपए पर यूनिट जो है उसकी अदायगी करनी पड़ती है। यह शहरों का बता रहा हूं, यह शहर के लिए, शहर। इसके बाद अगर आप देखेंगे 151 से 300 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं तो आपको 6 रुपए पर यूनिट, 6 रुपीज पर यूनिट इतना खर्च करना पड़ता है। अगर आप 301 से 500 वाले हैं, इतनी कैटेगरी में आ रहे हैं, 500 यूनिट तक खर्च कर देते हैं भाई, एसी चला रहे होंगे, पाठशाला का रिपीट टेलीकास्ट भी देख रहे होंगे, हो सकता है, तो 6.5 रुपया होगा, 6.5 रुपीज पर यूनिट आपको पैसा देना पड़ेगा। अब 500 यूनिट से प्लस चले गए, 500 प्लस मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको 7 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश का हाल है। और इसमें फिक्स्ड चार्ज भी है कि इतना तो मिनिमम दीजिएगा ना भाई, आपके घर में बिजली का तार पहुंचाए हैं तो उतना मिनिमम तो दीजिएगा। तो 110 रुपया है पर किलोवाट पर मंथ, ये इतना है, ये रेट है। अब ये जो पूरा रेट कार्ड चल रहा है बिजली का उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बिजली दरों को आधा करने का ऐलान कर दिया, बीजेपी सरकार ने। तो ये ऑलरेडी आधा होने की बात है, मतलब इसको 50 पे ले आइए।
यूपी में कितने उपभोक्ता हैं इसको समझिए। यूपी में कुल उपभोक्ता जो हैं बिजली उपभोक्ता, आपको यूपी का बता रहा हूं, ये यूपी में है कुल 3 करोड़ बिजली उपभोक्ता है। इसमें से घरेलू उपभोक्ता कितने हैं, क्योंकि भाई फैक्ट्रीज वगैरह में भी तो जाता है ना, इसमें से 2,70,00,000 जो हैं वो घरों में बिजली गई हुई है। इतने कंज्यूमर्स घरेलू उपभोक्ता है। और 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले कितने उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपको करीब बैठते हैं 2 करोड़ 43 लाख। तो अगर आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिएगा तो आपको ये 2 करोड़ 43 लाख को मिनिमम 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देनी पड़ेगी। अब 300 यूनिट फ्री बिजली पर, 300 यूनिट फ्री बिजली पर कहने को तो कह दिया, खर्च कितना आएगा यह भी देखिए, क्योंकि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। कुल घरेलू उपभोक्ता कितने हैं, जो अभी आपको मैं बता रहा था, कुल घरेलू उपभोक्ता आपके हो गए जिनको देना पड़ेगा 2 करोड़ 43 लाख, इतना को दीजिएगा। अभी जो आपको मौजूदा सब्सिडी देनी है, मौजूदा सब्सिडी जो दी जा रही है आज की तारीख में, वो मौजूदा सब्सिडी आज की तारीख में यूपी में दी जा रही है 11,000 करोड़। तो ये तो ऑलरेडी जा रही है, ठीक है भाई, ये तो जा ही रही है। इसमें किसान, बीपीएल उपभोक्ता जो गरीब लोग हैं उनको दी जाती है, इसके अलावा और कुछ है। इसके बाद जो अतिरिक्त सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी अगर आप 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पड़ जाएगा करीब 21,186 करोड़ रुपया सालाना, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 करोड़ 43 लाख को आप 300 यूनिट फ्री में देंगे। तो 21,000 करोड़ का खर्चा ज्यादा हो गया, एक अनुमान है। अच्छा, किसानों को भी कह रहे हैं कि भाई आपको जो है फ्री में दे देंगे पूरी बिजली, उसके लिए आपको अतिरिक्त कितना खर्च करना पड़ेगा अभी जितना दे रहे हैं उसके अलावा, तो 2,000 करोड़ जो है ये आपका और जोड़ लीजिए। तो कुल सब्सिडी, जो कुल सब्सिडी देनी पड़ेगी वो आपकी बैठ जाएगी करीब 34,000 करोड़ रुपया। अब ये 34,000 करोड़ रुपया आपको मामूली लगता है, कहां से आएगा पैसा? अभी घाटे में कितने हैं वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि अरे 34,000 करोड़ तो कुछ नहीं है, दे दिया लोगों को। अरे घाटा ना चल रहा है। यूपी में 5 बिजली कंपनियां हैं, बिजली विभाग को कितना नुकसान है ये देखिए। बिजली विभाग का नुकसान, बिजली विभाग का नुकसान देखिए और फिर समझिए कि क्या ये पैसा सब्सिडी वाला बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मुलायम सरकार में, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त कितना घाटा था? 9,214 करोड़ रुपया करीब, इतना आपको राउंड फिगर में बता रहा हूं। फिर 2007 से 2012 ये हो गया मायावती का राज, इसमें कितना घाटा था? ये बढ़कर हो गया बिजली कंपनियों का घाटा 24,079 करोड़, इतने घाटे में चली गई जो सब्सिडी देते देते। फिर 2012 से 2017 ये अखिलेश यादव की सरकार थी, इस वक्त ये घाटा बढ़कर हो गया 38,255 करोड़ रुपए। मतलब ऑलरेडी ये कंपनियां जो हैं वो हजारों करोड़ के घाटे में। और आज की स्थिति में घाटा क्या है? आज की तारीख में ये घाटा बढ़कर हो चुका है 90,000 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, 90,000 करोड़ में ऑलरेडी घाटे में है और उसमें आप कह रहे हैं कि भाई 34,000 करोड़ ये प्लस आप जोड़ दीजिए तो 1,24,000 करोड़ का घाटा हो जाएगा।
24,000 करोड़ इतना घाटा होगा आपको, राज्य को। अब ये बताइए कि घाटा आसान लगता है आपको, कहां से जाएगा? बीजेपी वाले आधा कर दिए हैं, वो भी तो घाटा बढ़ाएगा ही, हवा में थोड़ा ही होगा। अच्छा, यूपी में अगर आप देखेंगे, यूपी के अंदर, ये आपको उत्तर प्रदेश का हाल बता रहा हूं, औसत राजस्व वसूली जो है बिजली की, औसत राजस्व वसूली मतलब जितना आप टैक्स वसूल रहे हैं बिजली पर, आपको ये बता रहा हूं, बिजली पर वो औसत राजस्व वसूली जो है एक यूनिट पर 6 रुपया 5 पैसा है, 6.05 रुपीज। और जबकि औसत लागत कितनी है जो आपको वसूली जानी चाहिए ताकि जो है नुकसान ना हो, तो औसत लागत जो है मतलब 0 रहेगा, इसमें फायदा नहीं होगा कंपनियों को, ये 7 रुपया 55 पैसा है। अब आप बताइए, जहां पहले ही 7 रुपया 55 पैसा पे आप 6 रुपया 5 पैसा दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं 300 यूनिट और फ्री कर दें। अच्छा, हर महीने बिजली चोरी से जो नुकसान है, बिजली चोरी उससे नुकसान कितना है? 2100 करोड़ का, 2100 करोड़ हर महीने ये नुकसान है, इसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, किस सरकार में कितनी बिजली महंगी हुई? अखिलेश सरकार कितनी बिजली महंगी हुई ये भी याद रखिए। किस सरकार में? कहने चुनाव के वक्त सब लॉलीपॉप देने लगते हैं। अखिलेश सरकार में उनके समय कितनी महंगी हुई थी? उनके समय महंगी हुई थी 55 से 60% दाम बढ़े, 55 से 60% ऊपर गया। योगी सरकार में इनमें कितना बढ़ा? 25% बढ़ा, इनमें भी ऊपर गया। अभी चुनाव के वक्त आते कहने लगे 50% कम कर दें। योगी सरकार का दावा है कि उनकी सरकार में बिजली की सप्लाई काफी बेहतर हुई। अब इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? योगी सरकार में जिला, मंडल और महानगर में जो अभी कहा जाता है योगी सरकार, इनका बिजली का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। अभी ये कहा जाता है कि शहरों में अगर आप देखिएगा तो शहरों में करीब 23 घंटे बिजली दे रहे हैं, 23 घंटे बिजली। तहसील में करीब 20 घंटे बिजली जा रही है, 20 घंटे। और जो गांव है वहां गांव में करीब 17 घंटे से ऊपर बिजली जा रही है। यह योगी सरकार के वक्त में हो रहा है। तो उनका कहना है कि भाई हम बिजली तो दे रहे हैं कम से कम। अखिलेश सरकार में बिजली की सप्लाई का क्या हाल था? अब इसको वर्सेस कर दीजिए, वर्सेस अखिलेश सरकार। तो अखिलेश सरकार का इधर लिख देता हूं। अखिलेश सरकार में जो बिजली शहरों में जा रही थी वो 19 घंटे जा रही थी, मतलब सीधे 4 घंटे से ज्यादा का फर्क है, बढ़ गया है। जो तहसील में जा रही थी वो जा रही थी करीब 19 घंटे 30 मिनट, 19.30, तो वो 20 घंटे के करीब करीब बराबर है। और जो गांव में बिजली की सप्लाई थी वो करीब 13 घंटे थी। तो गांव में भी जो बिजली है वो 4 घंटे बढ़ गई योगी सरकार में, और शहरों में बिजली की सप्लाई 4 घंटे बढ़ गई योगी सरकार। अच्छा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पावर ग्रिड की क्षमता 16,500 मेगावाट थी। आज 25,000 मेगावाट की पीक डिमांड को पूरा किया जा रहा है। फरवरी 2022 तक ग्रिड की क्षमता 30,000 मेगावाट कर ली जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको बिजली का पूरा गणित बता दिया। अब आप समझ लीजिए कि 300 यूनिट बिजली फ्री लेनी है, नहीं लेनी है, ज्यादा घंटे बिजली लेनी है, क्या करना है, यह आपको तय करना है। अपने हिसाब से चुन लीजिए भाई, पैसा आप ही का है, इधर से घूम के उधर जाएगा, उधर से घूम के इधर आएगा। अब पाठशाला में चुनाव में नेताओं का और पार्टियों का पैसा किधर जाएगा, यह बताने वाली इलेक्शन की एक्स्ट्रा क्लास। अब आपसे मैं अगर कहूं कि चुनाव प्रचार का रेट कार्ड पता है क्या,
अब ये रेट कार्ड क्या है, प्रचार तो चलता है, नेताजी कर देते हैं, समोसा खिलाया, चाय पिला दिया, अभी कभी रेट कार्ड तो नहीं पूछा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए इस बार रेट कार्ड तय कर दिया। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उम्मीदवार खर्च ज्यादा करते हैं, बताते कम है, इसलिए प्रचार में लगने वाले हर आइटम का रेट और रेट कार्ड फिक्स हो गया। सबसे पहले खाने पीने के आइटम्स के फिक्स रेट लिस्ट आपको दिखा देते हैं जो चुनाव आयोग ने तय की। मतलब नेताजी आपको समोसा खिला सकते हैं पर वो 6 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे वोट तभी दूंगा जब वो 12 रुपए वाला समोसा खिलाओगे जिसमें काजू है, तो नेताजी हाथ जोड़ लेंगे। अब आप कहेंगे आपको वोट तभी दूंगा जब वो 18 रुपए वाला समोसा खिलाओगे जिसमें पनीर है, तो नेताजी कहेंगे पनीर अलग से ले लो भाई, समोसा 6 ही रुपए का खिला सकता हूं, चुनाव आयोग ने कहा। अच्छा, आप कहेंगे चलो इसी बात पे चाय पिलाओ, तो 6 रुपया से ज्यादा की चाय नहीं दे सकते। अब आप ये समझ लीजिए, नाश्ते की एक प्लेट, कि चलो तुमको नाश्ता ही करा देते हैं, तो नाश्ते की एक प्लेट 37 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकती, और उसमें जो है वो 4 पूड़ी होगी और 1 मिठाई होगी। मिठाई तो जरूरी ना है भाई, बिना मिठाई के मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, आप बोतल, जो पानी की बोतल, इतना खिलाने के बाद पानी तो पिलाएंगे, नहीं तो वोटर आपको पानी पिला देगा। तो पानी के लिए क्या कह दिया है? पानी के लिए कह दिया है कि भाई आप MRP पे बना लीजिए, कि MRP पे हम आपको जो है वो पानी जितना भी पड़े, 10 रुपया 12 रुपया जो भी आपको देना है वो दे दीजिए। पानी का आप बोलेंगे नहीं हम जार मंगा देते हैं सबके लिए, तो उसके लिए 21 रुपया तय कर दिया है। पानी का टैंकर, ये देखिए, पानी की बोतल MRP पर, पानी का जार, ये वाला बड़ा घूमता है, नोएडा वोएडा में आपने देखा होगा, जार मंगा लेता है, ऐसे लाता है कंधा पे करके धप से उलट देता है, वो 21 रुपया। पानी का टैंकर अगर मंगा देंगे तो 840 रुपया एक दिन का, उससे ज्यादा का टैंकर नहीं मंगा सकते। और 200 लीटर पानी का ड्रम मंगा रहे हैं तो 105 रुपया वाला ड्रम मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। ये पानी पर बता दिया। अच्छा, प्रचार के लिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर जरूरत पड़ी है, वोटर कह रहा है हम जाएंगे तुमको सुनने, लेकिन हमको दो सवारी दो तब जाएंगे, तो रिक्शा जो है, अगर आप कर रहे हैं कि चलो ऑटो से आ जाओ, तो अगर रिक्शा कीजिएगा तो 525 रुपया आप ऑटो का दे सकते हैं एक दिन का, लेकिन इसमें रिक्शा ड्राइवर का भाड़ा शामिल है। साइकिल से तो 105 रुपया पर डे वाला साइकिल ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, वो साइकिल रिक्शा की बात थी, ये साइकिल की बात हो गई, उसमें ऑटो का फोटो गलत लगा दिया, वो ऑटो साइकिल रिक्शा की बात थी, ये साइकिल की बात है। और इसमें BMW और मर्सिडीज, अगर आप कह रहे हैं कि एकदम BMW में ले जाएंगे, तुमको राजा बना के रखेंगे, तो उसमें 21,000 रुपया पर डे, इससे ज्यादा का आप खर्च नहीं कर सकते। या नेताजी को BMW से उतरना है तो वो है। अच्छा, महंगी SUV से नेताजी को उतरना है तो पर डे उस महंगी का SUV का 12,600 रुपया दे सकते हैं। इनोवा, फॉर्च्यूनर और कॉलिस के लिए कहा है 23,000 रुपया दे सकते हैं। जीप, बोलेरो, सूमो के लिए 1260 रुपया पर डे, और छोटा हाथी के लिए 1,575 रुपया पर डे का दे सकते हैं। ये छोटा हाथी, इसमें भी पीछे भर जाओ, सब चढ़ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1575 रुपया से ज्यादा का छोटा हाथी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग हाथी बन के आपके ऊपर बैठ जाएगा, आपका नॉमिनेशन गड़बड़ा जाएगा। तो ये याद रखें, हर उम्मीदवार को अपने प्रचार के खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देना होता है। प्रचार के खर्च की लिमिट हर उम्मीदवार के लिए क्या है, जैसे अब प्रचार की लिमिट, उसके लिए क्या तय किया गया है भाई, प्रचार की लिमिट, हाँ, 40 लाख रुपया। अब 40 लाख रुपया में इसीलिए रेट कार्ड दे दिया, 6 रुपया से ज्यादा का समोसा खिलाओगे 40 रुपया खर्च, अब जाओ करते रहो। पहले ये कितना था, पहले ये था 28 लाख रुपया, 28 लाख रुपया, इसको बढ़ा के 40 लाख किया गया। महंगा है ना भाई, अब वोटर कहेगा खिलाइए तो क्या कीजिएगा, भूखे पेट थोड़ी आपको सुनने आएगा, आपके भाषण से पेट थोड़ी बढ़ता है। प्रचार में उम्मीदवार किसी आइटम के ज्यादा रेट ना लगाएं, इसलिए हर चीज का रेट तय किया गया है। प्रचार में काम आने वाले दूसरे आइटम्स की भी रेट लिस्ट आपको दिखा देता हूं कि दूसरी चीजों पे कितना खर्च कर सकते हैं आप। जैसे नेताजी को फूल माला पहनानी है तो 16 रुपए पर मीटर वाला जो है वो आप फूल माला पहना सकते हैं। गमछा चाहिए, नेताजी को गांव का दिखना है, गवाही दिखना है। आजकल पत्रकार भी बहुत गमछा लगा के घूमते हैं, उनको लगता है इससे रिपोर्टिंग में दम आता है। रिपोर्टिंग का दम यहां से आता है। खैर, गमछा लेना है तो 21 रुपया पर गमछा, इससे महंगा वाला नहीं ले सकते। बिल्ला लेना है तो 5 रुपया, कपड़े की टोपी लेनी है तो 11 रुपया, सजावटी कागज लेना है तो 184 रुपया पर किलो,
मदारी बीन 945 रुपया प्रतिदिन। वो जो बीन बजाते हैं, वोटर नाचता नहीं है, नचाता है भैया, लेकिन बीन ले लीजिए आपको अगर कुछ करना हो। ढोल नगाड़ा करना है तो 1575 रुपया पर डे 3 लोगों के लिए। एम्पलीफायर लेना है माइक्रोफोन समेत, लाउड स्पीकर का किराया 735 रुपया पर डे 1 यूनिट। कूलर लगाना है तो 53 रुपया पर डे। अब इतना ठंडा में कौन कूलर लगाएगा। अच्छा, पेडेस्टल फैन, जैसे आप खर्चा देखिए, पेडेस्टल फैन अगर आपको लगाना है, अभी तो खैर ये सब कूलर और पेडेस्टल फैन की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया किसी को, मान लीजिए 42 रुपया पर डे, इससे ज्यादा का पेडेस्टल फैन नहीं चलेगा। सीलिंग फैन जो है इसके लिए 19 रुपया पर डे, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, प्लास्टिक का झंडा लगाना है, प्लास्टिक का झंडा 15,000 रुपए पर 1000 झंडा, इससे ज्यादा का झंडा नहीं। सोचिए कितना कमाल का लगेगा। नहीं, नेताजी का आदमी गया वजह दिखाना, झंडा दिखाना, कितना हो गया, सब हो गया। 15,000 से महंगा वाला मत दिखाना। अच्छा, ये अब देखिए ग्राफिक्स धाएं धाएं गिरने लगा, ये सब चला ही दिया है, बाकी और आपको बता देते हैं। गमछा बिल्ला ये सब तो बता दिया। अच्छा, अगर आपको बैनर का कपड़ा चाहिए तो 100 रुपया पर मीटर वाला आप बैनर का कपड़ा ले सकते हैं। सजावटी कागज 184 रुपए पर किलो, और ये मदारी बीन जो आपको बताया था ये 945 रुपए वाला है। तो ये सब खर्चा जो है आप कर सकते हैं। ये आपको बड़ा बड़ा दिखा दिया है। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सब देख लीजिए, इससे महंगा वाला मत लीजिएगा। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी आप चुनाव हार जाइएगा तो क्या होगा। तो इतना खर्चा करने के बाद भी आप चुनाव हार जाइएगा तो आप सियासत की हिस्ट्री में दर्ज होइएगा। पर वो हिस्ट्री तो बाद में पढ़ाएंगे, अभी हिस्ट्री की क्लास तो शुरू करें। चुनाव से जुड़ी हुई हिस्ट्री की क्लास देखें। आज हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूं और आपको यह भी बता दूं कि अब से बड़ी इंटरेस्टिंग चुनावों और सियासत से जुड़ी हिस्ट्री की क्लास लाया करूंगा। आज हिस्ट्री की क्लास का गोरखपुर वाला चैप्टर खोल रहा हूं। हिस्ट्री की क्लास में आज से हम इलेक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले गोरखपुर शहर की उस सीट का इतिहास जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यह हिंदुत्व पॉलिटिक्स की हॉट सीट है। यहां 33 साल से बीजेपी का कब्जा है। 1989 से यहां बीजेपी ही जीत रही है। गोरखपुर सीट वही जीतता है जिस पर गोरखनाथ पीठ का आशीर्वाद होता है। गोरखपुर शहर सीट पर 2002 का चुनाव बहुत रोचक था। इस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के सामने हिंदू महासभा के वो उम्मीदवार उतर गए जिन्हें गोरखनाथ मंदिर का समर्थन था, और इस कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया था। 2002 के चुनाव में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया, जो लगातार 4 बार से विधायक थे। लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन अग्रवाल उतर गए। राधा मोहन अग्रवाल करीब 18,000 के मार्जिन से चुनाव जीत भी गए और शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर आ गए। बाद में गोरखनाथ पीठ और बीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद सुलझा। राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए और तब से लगातार 4 चुनाव जीत चुके। अब जब योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने गोरखपुर सदर की यही सीट चुनी। तो इसका मतलब उनको अब कहीं से और से लड़ाया जाएगा शुक्ला जी को। गोरखपुर से दूसरी बार कोई सीएम कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहा है। 1971 का साल था जब गोरखपुर की मनीराम सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह ने उपचुनाव लड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि त्रिभुवन नारायण सिंह वो उपचुनाव हार गए थे। तो बहुत सीएम कैंडिडेट के लिए बहुत शुभ नहीं है भाई। कांग्रेस से अलग होकर त्रिभुवन नारायण सिंह 1970 में संयुक्त विकास दल की सरकार में यूपी के सीएम बने थे, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए उन्हें हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य तो बनना पड़ेगा। ऐसे में त्रिभुवन नारायण सिंह को योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने मनीराम सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा, जो सीट खुद महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए खाली की थी। लेकिन त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट रामकृष्ण द्विवेदी से चुनाव हार गए। रामकृष्ण द्विवेदी 16,000 वोट से त्रिभुवन नारायण सिंह को हराते नजर आए थे, जबकि इससे पहले 1969 के चुनाव में महंत अवैधनाथ ने यही सीट 19,000 वोट से जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस कैंडिडेट रामकृष्ण द्विवेदी के प्रचार के लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गोरखपुर गई थी, तब भी यह हो गया।
अच्छा, गोरखपुर शहर का सीट का इतिहास थोड़ा और आपको बताता हूं। 1952, 57 और 1962 के चुनाव में यहां कांग्रेस जीती। 1952 और 57 में कांग्रेस के इस्तफा हुसैन जीते थे। 1962 के चुनाव में नियामतुल्लाह अंसारी यहां से जीते। 1967 के चुनाव में सीट पर जनसंघ का कब्जा हुआ। कांग्रेस ने आखिरी बार 1985 में यहां जीत हासिल की। 1985 के बाद से यहां बीजेपी सिर्फ एक चुनाव हारी है। तो इतिहास कुछ कहता हो, लेकिन बीजेपी के पास भी उम्मीदें हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें तो तभी कामयाब होंगी जब ये तय हो जाए कि वो वोटर की उम्मीद पर 5 साल में कितने खरे उतरे। छोटा सा ब्रेक। और अब पाठशाला में टेक्नोलॉजी की क्लास। इंटरनेट की दुनिया में 5G क्रांति की तरह आया है। दुनिया के कई देशों में 5G की टेस्टिंग हो रही है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन अमेरिका में 5G वायरलेस नेटवर्क शुरू होने से एयरलाइंस के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। दुनिया की कई एयरलाइंस की अमेरिका के लिए अपनी फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है। दरअसल अमेरिका में इसी हफ्ते 2 कंपनियां 5G वायरलेस सर्विस शुरू करने वाली है। एयरपोर्ट्स पर भी यह सेवा शुरू होने वाली है। इसी को लेकर अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र लिखा। 5G के कारण एविएशन सेक्टर पर असर पड़ेगा। प्लेन के रेडियो, अल्टीमीटर और ब्रेक में दिक्कत हो सकती है, जिससे विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में समस्या होगी। रनवे के 2 मील के दायरे के बाहर कहीं भी 5G शुरू करें। एयरलाइंस का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास अगर 5G वायरलेस नेटवर्क हुआ तो हवाई जहाज का उड़ना मुश्किल हो जाएगा। 5G वायरलेस सर्विस का विमानों पर ऐसा असर क्यों पड़ेगा, यह भी आपको समझना चाहिए। 5G वायरलेस का सबसे ज्यादा असर अल्टीमीटर पर होगा। अल्टीमीटर से विमान और धरती की दूरी मापी जाती है। 5G की फ्रीक्वेंसी अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के करीब होती है। इसी से अल्टीमीटर काम करना बंद कर सकता है। विमान का नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय दिक्कत हो सकती है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि 5G वायरलेस सर्विस के कारण नुकसान होगा, तो इसका समाधान यह है कि एयरपोर्ट और खासकर रनवे के पास 5G की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए, जिससे वो अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी को बाधित न कर पाए। 5G सर्विस शुरू होने वाले अमेरिका की 2 कंपनियों ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। और पाठशाला में आज से आपके लिए एक नई क्लास, जिसका नाम है गजबे। आपने सुना होगा, ये गजबे है क्यों लेकर आया हूं। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के पेट में बात नहीं पचती। ठीक है, बात नहीं पचती है, लेकिन एक शख्स है जो पेट में मोबाइल पचा रहा है। अभी अपने आप में कितना कमाल है और गजबे है, आप सोचिए। डॉक्टर्स ने उसके पेट से मोबाइल निकाला है। मामला तिहाड़ जेल का है। जेल में जांच हो रही थी, कहीं कैदियों के पास मोबाइल तो नहीं। अब जिस कैदी के पास मोबाइल था वो इतना डर गया कि मोबाइल निगल गया। मोबाइल निगला तो पेट में दर्द होने लगा। अस्पताल गए, जांच हुई तो पता चला कि पेट में मोबाइल है। सोचिए, अंदर घन घन बजता होगा तो क्या होता होगा। डॉक्टरों ने पेट से मोबाइल बाहर निकाला। कैदी अब ठीक है। पेट से जो फोन निकाला गया वो टच वाला नहीं है, बटन वाला मोबाइल वाला था। टच वाला होता तो कौन कौन ऐप खुलता, सोचिए। पता चला हथड़ियों से इधर उधर दबते दबते क्या क्या खुल गया। वो तो ठीक है, ये वाला था। अब आप सोचिए, आप इस आदमी को फोन करेंगे तो मैसेज क्या आएगा। जिस धारक को आप फोन कर रहे हैं उसका मोबाइल जो है वो किस आउट ऑफ रेंज है या इनसाइड द स्टमक है, पता नहीं कैसे कैसा मैसेज आया होगा। उठ गया होगा गलती से तो अलग मैसेज है। तो गजबे है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आपके पास लगातार ऐसी खबरें, ऐसा एनालिसिस और ऐसी जानकारी लेकर आऊंगा। क्लास लगना भी जारी रहेगा। नमस्कार।